हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मुझे आशा है कि यू ऑल विल बी गुड, यू ऑल विल बी हैप्पी, यू ऑल बी हेल्दी। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नए थ्योरिस्ट के साथ आए हैं। हमारे थ्योरिस्ट हैं रोला बाथ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई व्यूअर्स कि ड्यू टू सम कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है मेरा यूट्यूब चैनल अभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो टिल देन आई एम ट्राइंग टू अपलोड वीडियोस एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। रोला बाथ को हम लोग पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही फेमस थ्योरिस्ट हैं। थ्योरिस्ट में हमारे दो और थ्योरिस्ट बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो विदाउट गेटिंग डिलेड हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, सेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तब आपको सेशन ये समझ में आएगा, रोला बाथ के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। रोला बाथ, इनके लाइफ वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम लोग बच्चों डिटेल में। तो इनका रोला बाथ का पूरा नाम था रोला जेरार्ड बाथ्स। ठीक है, रोला बाथ का पूरा नाम है रोला जेरार्ड बाथ। तो ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है जब फुल नेम हमसे पूछ लेता है। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 12 1915 चेरबॉग फ्रांस। चेरबॉग फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। डाइड 26 मार्च 1980 पेरिस फ्रांस में ही इनका डेथ हुआ था। तो ये फ्रेंच फिलोसफर थे, फ्रेंच जो है थियरिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच थियरिस्ट हैं। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, खास करके ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं रोला बाथ, इसलिए भी हम इनको बहुत ज़्यादा जानते हैं। इनकी एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस इनकी पढ़ाई हुई थी। और एकेडमिक कैरियर की बात करें तो ही वॉज प्रोफेसर एट कॉलेज डे फ्रांस। और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म, सेमियोटिक्स और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। तो हमने आपको बताया ना, स्ट्रक्चरलिज्म को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से जोड़ने का जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं इनकी एक बुक आई थी 1967 में, वो इस ब्रिज को भरती हुई दिखाई देती है। तो चलिए लेट्स मूव टू द फर्दर, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो रोला बाथ साहब हैं इनके ऊपर किसका किसका प्रभाव है, किसको किसको इन्होंने प्रभावित किया है। तो वी सी फर्डिनेंड डी सॉजर का प्रभाव देखने को मिलता है, मार्क्स का, जैक डेरिडा, क्लॉड लेवी स्ट्रास हैं। और इनकी स्टडी क्या थी, सेमियोटिक्स में है, लिटरेरी थियरी में है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में है। तो ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, खास करके स्पेशली जब हम थ्योरिस्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान देना होता है कि कौन कौन से ऐसे हमारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने मल्टीपल जो है थ्योरी डेवलपमेंट में और कॉन्सेप्ट के डेवलप में अपना योगदान दिया है। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना है कि ये फ्रांस में पैदा हुए थे। बचपन से ही इनको लिटरेचर और फिलॉसफी में काफ़ी इंटरेस्ट था। क्लासिकल लिटरेचर इन्होंने पढ़ा, लिंग्विस्टिक्स को भी इन्होंने पढ़ा। उसके बाद इनके हेल्थ चैलेंजेस थोड़ा से ज़्यादा थे और ये इनको टीबी भी थी, ट्यूबरक्लोसिस भी था। तो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम सैनिटोरियम में ही, मतलब जो स्वास्थ्य गृह था वहाँ पर ही बिताते थे। और वहीं से माना जाता है कि इनका फिलोसफिकल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ जो है ना, वो भी वहीं से डेवलप हुआ। वैसे भी आदमी जब विपत्ति में होता है ना, समस्या में होता है, तब उसको दर्शन और भगवान दोनों बहुत ज़्यादा याद आते हैं ना। फिलॉसफी भी उसको लाइफ की याद आती है, दर्शन भी याद आता है। तो कुछ इनके साथ भी अगर देखें तो ऐसा ही हमें दिखाई पड़ता है। फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे। बाथेस की बात करें तो गेन प्रोमिनेंस विथ हिज राइटिंग्स ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। शुरुआत में इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पर अपना राइटिंग शुरुआत की थी। उसके बाद जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इनका फेमस है। तो इनकी शुरुआत स्ट्रक्चर और सिम्योटिक्स में होती है। उसके बाद ये आगे चल के पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और हमारे जो कल्चरल थियरीज हैं उनमें भी काफ़ी योगदान अपना देते हैं। फिलहाल ये जो फेमस है, क्वेश्चनिंग द ऑथर इनका एक टर्म है, जहां पर ये ऑथर को क्वेश्चन करते हैं कि वास्तव में ऑथर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लेटर ईयर्स की बात करें तो काफ़ी पर्सनल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग इन्होंने लिखी है। 1980 में इनका डेथ हो जाती है, स्टक बाय अ वैन। ध्यान रखिएगा, एक वैन से ये लड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। चलिए फिलहाल अब हम सीधा चलते हैं इनके मेजर वर्क्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट होता है
किसी भी थियरिस्ट को जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली थियरिस्ट से जो क्वेश्चन भी आता है, बेसिकली उनकी बायोग्राफी को नॉर्मली इग्नोर ही कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो बनते हैं उनकी कौन सी बुक्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई टर्म उन्होंने क्वाइन किया है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन है, इस पर क्वेश्चन जाना ज़्यादा बनता है। तो मेजर वर्क्स हम इनके कुछ आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके नॉट ओनली मास्टर्स इन टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इनकी जो पहली बुक आई माइथोलॉजीज, ये 1957 में आई थी। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, खास करके आप मिथ्स वगैरह की स्टडी करने वाले, जैसे नॉर्थप फ्राई वगैरह है ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं ये इन्फ्लुएंस थे, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें मिथ्स के बारे में उनसे भी जानने को मिलता है। तो इन्होंने क्या किया है, जितने कंटेम्प्रेरी मिथ्स हैं पॉपुलर कल्चर में उसकी स्टडी करी है। बोले आज हमारे जितने भी पॉपुलर कल्चर हैं उसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं ना, वो सारे मिथ्स को इन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका रिलेवेंस आज भी क्या है। उसके बाद एग्जामिन्ड, और ये एग्जामिन किया हाउ मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स कैरी आइडियोलॉजिकल मीनिंग। कहते हैं कोई भी हो, चाहे हमारी मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एवरीडे एक्टिविटी हमारी जो होती है वो क्या करती है, आइडियोलॉजिकल मीनिंग कैरी करती है, सबकी अपनी आइडियोलॉजिकल मीनिंग होती है। तो कह रहे हैं इस पर भी इन्होंने किस में डिस्कस किया है, माइथोलॉजीज में अपने डिस्कस किया है। इनकी माइथोलॉजीज बुक है, किसको किसको इन्फ्लुएंस किया इसने, तो कह रहे हैं स्टैब्लिश बाथ एज अ लीडिंग सिमियोटिशियन। यहां से इनको एक सिमियोटिक्स के रूप में हम देखते हैं, सिमियोटिशियन के रूप में, एंड कल्चरल क्रिटिक के रूप में देखते हैं। माइथोलॉजी क्या आती है, कल्चर से रिलेट करके हम इसको पढ़ सकते हैं, तो कल्चर के रूप में भी हम देखते हैं, यहां पर इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इनकी बुक है माइथोलॉजी, 1957 में आई थी, जिसमें ये कंटेम्प्रेरी जितने मिथ्स हैं पॉपुलर कल्चर में उसको एनालाइज करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, ये मीडिया, एडवर्टाइजिंग और एवरीडे ऑब्जेक्ट में जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजिकल मीनिंग है, उस पर स्टडी करते हैं। और इनका इस बुक ने इनको एज अ सिमियोटिशियन एस्टैब्लिश किया है, और कल्चरल क्रिटिक के रूप में भी इनको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट बुक। इनकी दूसरी बुक है, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मुझे बता देगा। दूसरी इनकी बुक है बेटा एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी के एलिमेंट्स क्या है, इसको आइए देख लेते हैं। 1964 में ये बुक हमारी पब्लिश हुई थी, 1964 में, ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी, बहुत बड़े सेमियोटिक्स भी थे ना, सेमियोटिशियन थे, तो इसलिए ये इनकी बुक है। इसमें इन्होंने क्या स्टडी करी है, तो ही अप्लाइड सॉजरियन सिमियोटिक्स टू कल्चरल स्टडीज। ध्यान रखिएगा, जो फर्डिनेंड सॉजर का सिमियोटिक्स है ना, इसी सिमियोटिक्स को ये क्या करते हैं, कल्चरल स्टडी से जोड़ देते हैं। अर्थात सिमियोटिक्स प्लस कल्चरल स्टडीज की स्टडी कौन करता है, हमारे रोला बात करते हैं। किस बुक में करते हैं अपने, तो एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी में। और क्या करते हैं, इसी बुक में इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे एज डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। ये आगे आप चलेंगे, अभी आपको मैं डिफाइन करूंगा डेनोटेशन और कैनोटेशन मीनिंग क्या होती है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये इसी बुक में आया है, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी में ही ये डेनोटेशन और कैनोटेशन आया। किसी एक वर्ड की एक मीनिंग होती है जो उसकी लेटरल मीनिंग जिसको हम कह सकते हैं, और एक बहुत रिलेटेड मीनिंग होती है, तो वही डेनोटेशन और कैनोटेशन होता है। उसी के बारे में आगे बताएंगे, जैसे हम जिसको मेटाफर के रूप में भी यूज करते हैं ना। चलिए, इन्फ्लुएंस किसको किया इसने, लेड द ग्राउंड वर्क फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी। जितनी भी स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी है ना, उसके लिए ग्राउंड वर्क का काम करती है ये बुक। कौन सी, एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी। एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी वर्क्स एज ए ग्राउंड वर्क फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरीज, जितनी भी हैं उनके लिए ग्राउंड वर्क के रूप में काम करती है। दिस इज हिज सेकंड बुक, इनकी सेकंड बुक है, जो हमें लगती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड स्पेशली हु इज रीडिंग थ्योरी, जो थ्योरी पढ़ रहा है, उसको ये बुक जाननी जरूर चाहिए। ठीक है, द थर्ड बुक वी हैव, जो इनकी तीसरी बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द थर्ड वन इज द डेथ ऑफ द ऑथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 1967 में ये बुक आई थी। यहीं से माना जाता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बीच में जो एक गैप है ना, ये ब्रीज है, यहां से शुरू होता है, 1967 से शुरू होता है। इसमें इन्होंने
द डेथ ऑफ द ऑथर में क्या कहा है इन्होंने, कहा है कि मीनिंग कम्स फ्रॉम द रीडर, मीनिंग हमेशा रीडर से आती है, नॉट द ऑथर, न कि ऑथर से आती है। ऑथर को हमेशा क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, ऑथर को मर जाना चाहिए। कह रहे हैं ऑथर को अपने आप को, मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को जब आप इवेल्युएट करो ना, तो यू शुड थिंक दैट, आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी ये नहीं पता होना चाहिए कि इसका ऑथर कौन है। ऑथर शुड बी इमीडिएटली डाइड देयर, ऑथर की वहां पर डेथ हो जानी चाहिए। मतलब इफ आई एम ऑफरिंग यू सम पीस ऑफ लिटरेचर टू इवेल्युएट इट क्रिटिकली, तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इसको किसने लिखा है, अदरवाइज क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं आपकी जो साइक है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। जब ऑथर या बायोग्राफी उसके बारे में आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो जाएंगे। तो ये कहते हैं टेक्स्ट का रियल इवेल्युएशन तभी हो सकता है व्हेन वी डोंट नो अबाउट द ऑथर। इसमें और क्या करते हैं, चैलेंज ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट फोकस्ड ऑन ऑथरियल इंटेंट। और जो हमारा ट्रेडिशनल जो है क्रिटिसिज्म है ना, जो ऑथरियल इंटेंट पर फोकस करता है कि ऑथर क्या कहना चाहता, उसकी क्या कहने की बात थी, कह रहे हैं वहां से उस मीनिंग को चैलेंज करते, कहते हैं उससे आप मीनिंग निकालेंगे ना तो मीनिंग हमेशा बायस्ड निकलेगी ना, सही मीनिंग नहीं निकल पाएगी। टेक्स्ट की अपनी मीनिंग होती है, कह रहे हैं टेक्स्ट की अपनी मीनिंग होती है, और वो मीनिंग कौन निकालता है, रीडर निकालता है। देखिए यहां पे अब धीरे धीरे हम देखेंगे तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की तरफ चल रहे हैं, मतलब रीडर की होगी तो इसका मतलब मीनिंग फिक्स नहीं है। मीनिंग क्या है, फिक्स नहीं है, क्योंकि रीडर क्या है, ये मान लीजिए बुक है, इसके कई रीडर हैं 1 2 3 4 5, अगर रीडर की मीनिंग होगी तो इसकी अलग मीनिंग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, मतलब मल्टीपल होगी। क्या होगी, मल्टीपल, या जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग मीनिंग होगी ना। यही तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट यही कहते हैं कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होती, शिफ्टिंग होती है। जबकि अगर ऑथर के हिसाब से देखेंगे तो ऑथर तो इकलौता है, इसकी जो एक मीनिंग है तो वही मीनिंग फिक्स हो जाएगी। ये हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट है। तो कह रहे हैं कि यहां पर डेथ ऑफ द ऑथर, कहते हैं ऑथर को मार देना चाहिए। ठीक है, इसने इन्फ्लुएंस किसको किया, तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी और डीकंस्ट्रक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। डीकंस्ट्रक्शन इसी के बारे में बात करता है कि मीनिंग क्या है, मीनिंग हमेशा शिफ्टिंग होती है, आर्बिट्रेरी होती है ना। ठीक है, ये बुक भी बहुत फेमस है, एक बार ये एग्जाम में आई थी और बहुत सारे लोग जो है इस बुक को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो इनकी है 1970, ये बुक का नाम है एस ऑब्लिक्स डेट, 1970, बहुत ही फेमस इनकी बुक है। इसमें इन्होंने एक डिस्टिंक्शन बताया है रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बीच में। कहते हैं एक तो होता है रीडरली टेक्स्ट और एक होता है राइटरली, दोनों की डिफिनेशन बताई है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताया है कि रीडरली टेक्स्ट क्या होता है और राइटरली टेक्स्ट क्या होता है। ये किसमें दिया है, इसमें, इस बुक में। और इसमें अप्लाइड स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस टू बल्जाक्स सरासिन, इनकी बहुत ही फेमस रचना है सरासिन, इसी के को एनालिसिस किया है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालिसिस किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी बाल्जाक थे ना, आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, आगे मिल जाएंगे आपको। तो उनकी जो ये रचना है उसको क्या किया है इन्होंने, स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस किया है। ठीक है, अकी इन टेक्स्ट इन नैरेटोलॉजी एंड लिटरेरी एनालिसिस, तो नैरेटोलॉजी जो होती है और लिटरेरी एनालिसिस जितनी है उसमें काफ़ी ये बुक हेल्प करती है। तो ये इनकी चौथी बुक है, आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अब जो बुक आ जा रही है ये और भी इंपॉर्टेंट बुक है, कोई भी बुक इनकी आप कह ही नहीं सकते कि बहुत कम इंपॉर्टेंट की है। इनकी अगली बुक आती है बेटा, ये है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। कहते हैं किसी टेक्स्ट का प्लेजर क्या होता है, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट क्या है, ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन द प्लेजर कंफर्टेबल रीडिंग एंड जॉसंस, ये वर्ड डिसरप्टिव एक्सटैटिक रीडिंग। ठीक है, तो ये वर्ड दोनों आया है किसके, जॉसंस और प्लेजर, दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। कहते हैं कि भैया एक होता है कंफर्टेबल रीडिंग, एक होता है बहुत डिसरप्टिव रीडिंग होती है, या जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक रीडिंग होती है, एक्सेसिव जॉयस के साथ आदमी पढ़ता है। दोनों में डिफरेंस बताया है प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट नाम के। प्लेजर का मतलब ही समझ लीजिए जॉय और जॉयसन से है। ठीक है, इसने किसको इन्फ्लुएंस किया है, इट इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट एंड साइको एनालिटिकल लिटरेरी थ्योरी। जितनी साइको एनालिटिकल लिटरेरी थ्योरी है ना, जैसे हमारे जो है साइको एनालिसिस में फ्रांस फैनन वगैरह हैं, इनकी जो लिटरेरी थ्योरीज हैं, और फेमिनिस्ट में आप देखेंगे तो फेमिनिस्ट में बहुत सारे जैसे हमारे जूडिथ बटलर वगैरह हैं, वो सब इससे प्रभावित दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक इनकी क्या है, ये बुक्स के नाम याद रखेंगे कि इनमें क्या टर्म आया है, अभी तो टर्म्स को हम लोग अलग से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट इनकी जो बुक है बेटा वो है कैमरा लूसिडा, 1980 में आई थी। कैमरा लूसिडा क्या है? एक पर्सनल इन्फ्लेक्शन है जो कि कैमरे पर है, फोटोग्राफी पर है एंड मेमोरी। कहते हैं कि फोटोग्राफी और मेमोरी क्या होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडियम एंड पंक्टम। बहुत फोटोग्राफी में स्टेडियम और पंक्टम का जो थियरी है ना, कॉन्सेप्ट है, उसको इन्होंने इस बुक में बताया कि उसमें कैमरा लूसिडा में, कैमरा लूसिडा में इट केम इन 1980। ये कब आई थी? 1980 में आई थी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका इन्फ्लुएंस क्या है? तो इट इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन विजुअल स्टडीज एंड मीडिया थ्योरी। आज भी मीडिया थ्योरी और विजुअल स्टडीज जब होती है ना, तो उसमें ये बुक पढ़ाई जाती है, कैमरा लूसिडा, जिसमें इनका ये टर्म याद रखिएगा, टर्म स्टेडियम और पंक्टम अभी आपको मिलेगा कि किसने दिया है। तो ये फोटोग्राफी में है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो बुक है कैमरा लूसिडा उसमें आई हुई है। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव, अब 6 तो इनकी बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट बुक्स। अब हमारे पास इनके कुछ की टर्म्स हैं, तो आइए एक एक करके हम इनके की टर्म्स को देखते हैं। तो द फर्स्ट की टर्म जो इन्होंने क्वाइन किया है वो क्या है? वो है मिथ। आपको पता है, अभी हमने बताया, पहली इनकी बुक हमने बताया था आपको 1957 में आई थी, माइथोलॉजीज। माइथोलॉजीज में ये टर्म आया मिथ, ये टर्म इन्होंने क्वाइन किया मिथ। इसको, इसकी डिफिनेशन क्या है? कह रहे हैं एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स कैरी हिडन आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स। कह रहे हैं कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, डेली जो हम करते हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, और कल्चरल प्रोडक्ट्स जो कुछ भी हमारे हैं, ये क्या करते हैं? कुछ आइडियोलॉजिकल मीनिंग कैरी करते हैं। मतलब पीछे से कुछ आइडियोलॉजी है, उसी की मीनिंग को ये कैरी करते हैं। मतलब इनकी अलग मीनिंग भी हो सकती है, बट दे कैरी द आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स। इसका मतलब कहने का क्या है? ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मिथ्स है ना, मिथ्स ऑफ द डोमिनेंट आइडियोलॉजी बाय मेकिंग कल्चरल कंस्ट्रक्ट सीम नेचुरल। एक्चुअली मिथ क्या करते हैं? ये जो हमारी डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है ना, हेजेमोनिक डिस्कोर्स में हमने आपको बताया था डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ये हमारी डोमिनेंट आइडियोलॉजी को जो हमारा ह्यूमन साइक है ना, इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, अर्थात हमारे कल्चर में इस तरीके से मिक्स कर देते हैं कि इट लुक्स नेचुरल। ये कैसा लगने लगता है? नेचुरल लगता है। अर्थात ये आइडियोलॉजी होती किसी और की है ना, इस आइडियोलॉजी को मिथ्स के थ्रू क्या किया जाता है? इस तरीके से कल्चरली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि ये नेचुरल हो जाता है, पार्ट हो जाता है, हम उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, बहुत खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही क्या है हमारा? यही कह रहे हैं मिथ है, यही मिथ है। मिथ का काम यही होता है कि ये क्या करती है? जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है ना, डोमिनेंट आइडियोलॉजी को क्या करती है? इस तरीके से कल्चर में मिक्स कर देती है कि वो हमें नेचुरल लगने लगता है ना, डोमिनेंट आइडियोलॉजी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं समाज में जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी का पार्ट हैं और कल्चरली इतना मिक्स हो चुकी हैं कि वो हमारे लिए नेचुरल लगता है ना, नेचुरल लगता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे द इमेज ऑफ अ सोल्जर सल्यूटिंग द फ्लैग रिप्रेजेंट्स नेशनलिज्म एज नेचुरल एंड अनक्वेश्चन। जैसे कोई सोल्जर होता है ना, वो फ्लैग को क्या करता है? सलाम करता है। ये क्या शो करता है? नेशनलिज्म को दिखाता है। कैसे? बिल्कुल नेचुरल और अनक्वेश्चनड, बिल्कुल नेचुरल और अनक्वेश्चन दिखाता है नेशनलिज्म को, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये जो नेशनलिज्म है ये कहां से आया? ये मिथ के थ्रू क्या हुआ? कल्चर में मिक्स हुआ, और कल्चर से अब ये क्या बन गया? नेचुरल बन गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं जो क्या करती हैं? मिथ के थ्रू कल्चर में मिक्स होती हैं। मिथ मतलब स्टोरीज ना, जो इमेजिनेटिव स्टोरीज होती हैं, काल्पनिक कहानियों के थ्रू जो है, उसमें कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, कुछ फिक्शन भी होता है, दोनों मिला के मिथ बनता है। तो इसके थ्रू क्या करते हैं? आगे चलती रहती हैं, और फिर वो नेचुरली क्या होती हैं? हमारा पार्ट बन जाती हैं, और हमें ये पता नहीं होता। मतलब जैसे नेचुरली वी डोंट नो कि भारत माता के पीछे इतिहास क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग, बट मिथ के थ्रू हमें इतना बता दिया गया, बहुत सारी स्टोरीज जो है कि ये लोग शहीद हुए, इतने शहीद हुए, कुछ सच्चाई भी फैक्ट है, कुछ स्टोरीज हैं, दोनों के थ्रू हमें इतना मिथ को बताया गया है, मिथ के थ्रू, कि वो क्या है? अब हमारा वो नेचुरल बन गया है ना। जैसे ही भारत माता हमारे कान में सुनाई देता है, तो अचानक हमारे अंदर वो नेशनलिज्म वाला, पैट्रियोटिज्म वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अपने आप आ जाती है। तो यही क्या है? इट लुक्स नेचुरल, नेचुरल लग जाता है ना। तो ये मिथ होता है, मिथ का ये काम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला टर्म क्या है? मिथ तो समझ गए, अब अगला देखते हैं।
अगला अभी हमने आपको बताया ना कि एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी में इनकी जो बुक है उसमें टर्म आया था 1964 में बुक आई थी, डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है, हमने आपको बताया था लिटरल मीनिंग ऑफ अ साइन। कोई साइन होता है ना, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग ना, सरफेस मीनिंग, लिटरल मीनिंग। ये किसी साइन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, डेनोटेशन होता है, मतलब कैसे हम उसको डिनोट करते हैं ना। और एक कैनोटेशन मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मीनिंग, कल्चरल मीनिंग, आइडियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइन, या इसी को हम बोलते हैं रिलेटेड मीनिंग। क्या बोलते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव मीनिंग ना। रिलेटिव मीनिंग होती है, कल्चरल मीनिंग इसी को बोलते हैं, इसी को आइडियोलॉजिकल या इसी को सेकेंडरी मीनिंग बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, समझो, जैसे अ रोज डिनोट्स अ फ्लावर। रोज क्या है, प्राइमरी इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ये एक फ्लावर है, क्या है, रोज इज अ फ्लावर, दैट इज प्राइमरी लिटरल मीनिंग। लेकिन इसका कनोटिव मीनिंग क्या है, कनोट्स करता है बहुत सारी चीजों को, लव को करता है, रोमांस को करता है ना, इसको कनोट करता है। रोज की कनोटिव मीनिंग्स क्या है, लव है, रोमांस है। सपोज दैट इफ यू गिव समवन rose ना, he considers, if you give someone, some boy or girls gives to some boy or girl, rose देता है ना, it is symbol, it connotes the meaning of love and romance, love and romance की meaning कन्वे करता है। सिंपली उसको फ्लावर नहीं समझता है, वहां पर कनोटिव मीनिंग को समझता है ना, कनोट करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है, डेनोटेशन एंड कनोटेशन, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, डेनोटेड मीनिंग का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, एंड कनोटेड मीनिंग का मतलब होता है सेकेंडरी मीनिंग या आइडियोलॉजिकल मीनिंग, जिसको बोलते हैं कल्चरल मीनिंग बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मीनिंग ना, रिलेटेड जो मीनिंग होती है। तो ये समझ में आया, डेनोटेशन एंड कैनोटेशन समझ में आया। ये कहां पर आया था, तो इनकी बुक का नाम ही है एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी, वहां पे ये दोनों टर्म दिया है, डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। ठीक है, गॉट इट। चलिए, इनकी नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट सॉरी टर्म जो इनका है बेटा, द डेथ ऑफ द ऑथर, इनकी बुक ही है द डेथ ऑफ द ऑथर, उसी बुक में आया है इनका 1967 में। 1967 में बुक आई, ये टर्म बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछता है, द डेथ ऑफ द ऑथर। ये एक्चुअली है क्या, ये एक आइडिया दैट द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय द रीडर। ये कहते हैं किसी भी मीनिंग का जो सॉरी टेक्स्ट का जो मीनिंग होती है ना, वो रीडर क्रिएट करता है, नॉट डिटरमाइंड द ऑथर्स इंटेंशन। ऑथर के इंटेंशन से क्रिएट नहीं होता, ऑथर को अपने इंटेंशन को वहां पर किल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, मतलब ऑथर के इंटेंशन को रीडर को पता नहीं होना चाहिए। ऑथर शुड बी डेड, ऑथर डेड होना चाहिए, उसका इंटेंशन डेड होना चाहिए। अब मतलब ये मत समझना कि ऑथर को पहले मार डालो तब उसकी किताब को इवैल्यूएशन करो, मतलब उसके आइडियाज को, उसने क्या सोच के लिखा है, उसका क्या इंटेंशन था लिखने का, उसको वहीं पर मार दो। केवल तुम ये पढ़ो कि बुक में क्या लिखा गया है, इंटेंशन क्या था उसका लिखने का, उसको मत पढ़ो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेथ ऑफ द ऑथर, 1967 में आई थी, ये भी बहुत ही फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा इनकी। ठीक है, बात इसमें आर्ग्यू करते हैं दैट टेक्स्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर क्रिएटर्स। कह रहे हैं टेक्स्ट का अपना एग्जिस्टेंस होता है, ये क्रिएटर पर निर्भर नहीं करती है, टेक्स्ट का अपना एग्जिस्टेंस है। और ये एग्जिस्टेंस हमें तभी पता चलेगा, इसकी इंडिपेंडेंसी तभी पता चलेगी जब क्या होगा, जब हम ऑथर के इंटेंशन को हटा करके टेक्स्ट को केवल इंडिविजुअली हम सेपरेटली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी हम इसके इंडिपेंडेंसी को समझ सकते हैं। ठीक है, राइट। शेक्सपियर का हैमलेट जैसे है, कैन बी इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज बियॉन्ड व्हाट शेक्सपियर इंटेंडेड। कह रहे हैं शेक्सपियर का हैमलेट हम स्टडी करें, बहुत सारे तरीके हम स्टडी कर सकते हैं, शेक्सपियर जो इंटेंडेड थे उससे बहुत ज्यादा हम इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। ये क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं रीडरली। क्या बोलते हैं, रीडरली। रीडरली मतलब रीडर मीनिंग निकालता है, और राइटरली मतलब राइटर मीनिंग निकालता है। तो रीडरली मीनिंग और राइटरली मीनिंग अभी आपको मिलेगा ना। तो कह रहे हैं रीडरली मीनिंग होनी चाहिए, मतलब टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट को हमें केवल टेक्स्ट के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए, न कि ऑथर के हिसाब से। उसके बाद इनका आता है बच्चों रीडरली एंड राइटरली। अभी हमने आपको बताया जस्ट कि रीडरली टेक्स्ट क्या होता है, राइटरली टेक्स्ट क्या होता है। तो 1917 में इनकी बुक आई थी, इसी बुक में जो है इनका जो है ये दोनों टर्म आए हैं, रीडरली एंड राइटरली। ये है क्या, रीडरली टेक्स्ट मतलब ट्रेडिशनल नरेटिव्स, ट्रेडिशनल नरेटिव्स विद फिक्स्ड मीनिंग। ऐसे नरेटिव्स जिनकी फिक्स मीनिंग होती है, जैसे डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं, फिक्स मीनिंग है, एक प्रकार की फिक्स मीनिंग है कि कुछ खोज कर रहे हैं, लास्ट में कुछ सरप्राइजिंग मिलेगा, फिक्स मीनिंग है। राइटरली टेक्स्ट क्या होते हैं,
ओपन एंडेड टेक्स्ट, ये ओपन एंडेड टेक्स्ट होते हैं रिक्वायरिंग एक्टिव इंटरप्रिटेशन, इसमें बहुत सारा आपको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत होती है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप इसमें अपने हिसाब से मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर जितने होते हैं ना, वो क्या होते हैं, राइटरली होते हैं। इसमें क्या है कि अब टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को जो रीडर है ना, उसकी जरूरत है कि वो क्या करे, उसकी एंडिंग को इंटरप्रेट करे, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे। जबकि इसमें क्या होता है, फिक्स है बिल्कुल कि लास्ट में कुछ सरप्राइजिंग होना है, कुछ होगा। ट्रेडिशनल तरीका होता है, क्या करते हैं हम स्टोरी को रीड करते हैं और ट्रेडिशनली हमें पता है कब ये होने वाला होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नोबडी नोज, इसमें रीडर खुद मीनिंग ड्रा करता है कि एंडिंग इसकी कैसी होगी। एक एग्जांपल देखिए, जैसे जेम्स जॉयस का यूलिसिस है ना, ये राइटरली टेक्स्ट है, राइटरली टेक्स्ट है। अब इसमें बहुत सारा डीप इंगेजमेंट की जरूरत है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मोड में लिखा गया है, डीप में जाकर के आप बहुत सारी इसकी मीनिंग निकालेंगे, अलग अलग मीनिंग निकलेगी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, सबका अपना साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल है, उस हिसाब से वो अलग अलग मीनिंग निकालेगा। तो ये क्या है, ये राइटरली का एग्जाम्पल है ना, राइटरली का एग्जाम्पल है। अगला इनका जो टर्म हमने आपको बताया था, बहुत ही इनकी फेमस बुक कैमरा लुसिडा है, जिसमें इन्होंने टर्म दिया था स्टेडियम एंड पंक्टम का ना, स्टेडियम एंड पंक्टम बहुत ही फेमस टर्म है। स्टेडियम क्या है, कह रहे हैं द कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशली रिकॉग्नाइजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफ। किसी फोटोग्राफ को जब हम कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल रिकग्निशन से क्या करते हैं, इन सब एस्पेक्ट से हम उसको जज करते हैं फोटोग्राफ को, तो ये सब क्या कहलाता है, स्टेडियम कहलाता है। कि मतलब स्टेडियम है, इसमें ये सारी चीजें हैं, इसके हिसाब से फोटोग्राफ को जज करना, ठीक है। और पंक्टम क्या होता है, अ पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अ डिटेल इन अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में कोई डिटेल होता है, मान लीजिए ये आपका ये फोटोग्राफ है, ठीक है, इसमें एक कोई डिटेल है जो आपके पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, वो क्या कहलाता है, पंक्टम कहलाता है। जैसे अवार फोटोग्राफ्स स्टेडियम, जैसे वार फोटोग्राफ का एक स्टेडियम है पूरा ना, मतलब कल्चरल, हिस्टोरिकल सब कुछ है एस्पेक्ट उसका, फोटोग्राफ का मतलब उसमें सारा एस्पेक्ट है फोटोग्राफ का। अब इसमें क्या है, माइट बी इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाएगा, जबकि अ चाइल्ड्स टीयर इन द इमेज कुड बी द पंक्टम। लेकिन उसी में आप देखेंगे ना, वार का पूरा स्टेडियम है, वार का पूरा स्टेडियम है, वार यहां पर दो सेनाएं लड़ रही हैं ना, गोले बारूद चल रहे हैं, ये सब आपने देखा है। ये क्या कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, सोशल है। यहां पर एक पर्सनल क्या है, एक बच्चा बम गिरा है, या उसकी मां मर गई है, दादी मर गई है, कोई भी मर गया है, यहां पे वो खड़ा है और उसके आंसू गिर रहे हैं, ये भी आपने फोटो में देखा, फोटोग्राफ में। दिस विल ट्रिगर योर इमोशन, ये आपके इमोशन को ट्रिगर करेगा। दिस विल ट्रिगर योर पर्सनल रिस्पॉन्सेज, आपके पर्सनल रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, पंक्टम कहलाएगा, फोटोग्राफ का पंक्टम कहलाएगा। और बाकी जो है वो क्या कहलाएगा, स्टेडियम कहलाएगा, ठीक है। तो स्टेडियम और पंक्टम किससे रिलेटेड है, मीडिया, मीडिया से रिलेटेड है। कैमरा लुसिडा जिसकी इनकी रचना है, जो आई थी 1974, कितना है 80, सॉरी 1980 में आई थी, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। इनका नेक्स्ट टर्म, इनका ये बुक भी है, इनकी टर्म भी है, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, 1973 में आया था। इसमें ये क्या बताते हैं, ये डिफिनीशन देते हैं कि रीडिंग दैट रेनफोर्सेस फैमिलियरिटी एंड कंफर्ट, जिस किताब को पढ़ने से आपको फैमिलियरिटी मिले, जाना जाना सा आपको लगे, प्लस कंफर्ट मिले, आनंद मिले थोड़ा सा, वो क्या होता है, प्लेजरली टेक्स्ट होता है ना, प्लेजर होता है, वो हमें प्लेजर देता है। और जॉसेंस क्या होता है, जब यही डीपर और मोर चैलेंजिंग रीडिंग हो, एक्सपीरियंस दैट डिसरप्ट्स मीनिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मीनिंग होती है, जो क्या करती है, मीनिंग को डिसरप्ट कर देती है, डिसरप्ट मीनिंग, वो क्या कहलाता है, जॉसेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल, रीडिंग अ थ्रिलर फॉर प्लेजर, आप प्लेजर के लिए एक थ्रिलर पढ़ रहे हैं, और इंगेजिंग विथ काफकाज वर्क फॉर जोसांस। अब काफका का मेटामार्फोसिस पढ़ेंगे ना, प्लेजर तो आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर जोसांस होगा मेटामार्फोसिस में, कह रहे हैं फ्रेंच काफका की पढ़ेंगे ना, मेटामार्फोसिस बहुत ही फेमस रचना है। तो इसमें क्या देखेंगे, यहां पर बहुत ज्यादा डीपर, ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस आपको आएगा, जो मीनिंग को डिसरप्ट कर देता है। चैलेंजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस, ये क्या करता है, आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को चैलेंज करेगा, मतलब आपको प्लेजर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, एक्सट्रीम प्लेजर आपको देगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सट्रीम प्लेजर देता है जॉसेंस, और ये कंफर्ट और क्या देता है, फैमिलियरिटी देता है, कौन, हमारा प्लेजर,
ठीक है। तो इसी को इन्होंने डिफाइन किया है अपनी बुक प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट में। ये 1973 में आई थी, 1973 में ये आई थी, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट टर्म वी हैव, अगला जो सॉरी नॉट द टर्म, नाउ वी हैव सम कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म देखते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी और जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि एग्जामिनेशन में स्पेशली जब रिटन आपको लिखना होता है ना, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। आइए देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो रेवोल्यूशनाइजिंग सिमियोटिक्स, सिमियोटिक्स में काफ़ी रेवोल्यूशन इन्होंने पैदा किया, स्पेशली इनकी जो 2-3 बुक्स है ना, जिसमें इन्होंने सॉजरियन लिंग्विस्टिक्स को बढ़ाया आगे और उसको कल्चरल एस्पेक्ट से जोड़ दिया, कल्चरल एनालिसिस से जोड़ दिया। इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब इन्होंने मूव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस टू अ मोर रीडर फोकस्ड अप्रोच। अब स्ट्रक्चरलिस्ट से ये ज्यादा रीडर फोकस अप्रोच पर जा रहे हैं। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में क्या होता है, रीडर फोकस्ड ही तो स्टडी होती है ना, रीडर फोकस्ड होता है। रीडिफाइनिंग ऑथरशिप एंड मीनिंग, मीनिंग और ऑथरशिप को इन्होंने रीडिफाइन किया है। क्या इनका कहना यह था कि अथॉरिटी ऑफ द ऑथर को हटा देना चाहिए और डिटरमाइनिंग मीनिंग डिटरमाइन करने में, मतलब ऑथर नहीं डिटरमाइन करेगा कि मीनिंग क्या होगी, रीडर डिटरमाइन करेगा कि मीनिंग क्या होगी। इंपैक्ट ऑन विजुअल एंड मीडिया स्टडीज, इस पर भी काफी इनका प्रभाव है। इनकी जो बुक हमने आपको बताई कैमरा, कैमरा जो है इनकी वो किसमें है, इसी पर बेस करती है जो हमारे मीडिया स्टडीज पर बेस्ड है, जिसमें इन्होंने फोटोग्राफी और माइथोलॉजी को बताया है कि दे आर रिमेन फाउंडेशनल इन मीडिया क्रिटिसिज्म, कि ये हमेशा जो है आज भी मीडिया क्रिटिसिज्म में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। मीडिया वाले तो वैसे भी माइथोलॉजी का बहुत यूज करते हैं और फोटोग्राफी के बिना तो मीडिया हो ही नहीं सकती ना। चलिए, यहां पर भी इनका योगदान है। और कहां है, ब्रीजिंग पॉपुलर कल्चरल एंड हाई थ्योरी, कह रहे हैं जितने पॉपुलर कल्चर हैं और हाई थ्योरी है ना, उसको भी ब्रीज करते हैं ये ना। मेड लिटरेरी एंड कल्चरल एनालिसिस मोर एसेसिबल बाय अप्लाइंग इट टू एवरीडे फिनोमेना, कह रहे हैं इन्होंने क्या किया है, जब कल्चर से जोड़ दिया ना तो कल्चरल एनालिसिस आसान हो गई हमारे लिए। क्यों, क्योंकि एवरीडे फिनोमेना से इनको ऐड कर दिया इन्होंने ना। माइथोलॉजी क्या है, हमारे एवरीडे फिनोमेना का पार्ट है माइथोलॉजी, तो उससे ऐड कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस पे भी इन्होंने काफी काम किया है। टू कंक्लूड वी कैन से रोलाबाथ रीसेव्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, especially semiotics and cultural studies with his innovative theories on meaning, authorship and representation. उसके बाद his concepts from myth to readerly, चाहे myth to readerly versus writerly text हो, continuous to influence contemporary literature, आज भी पूरे contemporary literature मीडिया स्टडीज में हम इनकी इन किताबों को इन टर्म्स का आज भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आकर के हमारे रोलाबाथ के ऊपर टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो एक बार हम इसको जो है रिवर्स गियर में चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इनका क्या इन्होंने किया है, क्या इनका इन्फ्लुएंस रहा, कंट्रीब्यूशन। तो कल्चर और हाई थ्योरी के बीच में जो गैप है उसको भरा है इन्होंने। विजुअल मीडिया और मीडिया स्टडीज पर काफी इन्होंने इंपैक्ट डाला है। ऑथरशिप और मीनिंग को फिर से इन्होंने डिफाइन किया है और स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर इनका काफी प्रभाव पड़ा है और इन्होंने सिमियोटिक्स स्टडी में काफी रिवोल्यूशन लाया है। इनका एक टर्म है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, जो कि इनकी बुक प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट से ली गई है 1973 में। इसमें इन्होंने प्लेजर और जोसांस दो टर्म दिए हैं ना। रीडिंग, जब हम किसी टेक्स्ट की रीडिंग जो है कंफर्टेबली करते हैं और फेमिलियरिटी के रूप में करते हैं तो प्लेजर कहलाता है, और जब हम थोड़ा चैलेंजिंग रूप में करते हैं तो क्या कहलाता है, जोसांस कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने फ्रेंच कैफ्का का दिया है, जैसे मेटामॉर्फोसिस हम कह सकते हैं। स्टेडियम एंड पंक्टम हमने आपको बताया इनकी कैमरा लूसिडा जो बुक है, जिसमें इन्होंने किसी फोटोग्राफ का जो हमारा कल्चरल हिस्टोरिकल और उसके बाद कल्चरल हिस्टोरिकल सोशल जो एस्पेक्ट होता है ना, वो स्टेडियम कहलाता है, और एक एस्पेक्ट उसका पर्सनल जो होता है, जो हमारे इमोशन को ट्रिगर करता है, वो कहलाता है पंक्टम। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कि वॉर फोटोज है ना, वहां पे बहुत सारे गन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, सोल्जर हैं, वो फोटोज आप देखेंगे तो एक हिस्टोरिकल, आपको एक सोशल, वहां की सोसाइटी सब कुछ दिखेगा। फिर एक बच्चा वहां पर रोते हुए आपको दिखेगा, तो वो हो सकता है उसके आंसू आपको क्या करें, ट्रिगर करें, तो दैट इज पंक्टम। ठीक है, तो स्टेडियम एंड पंक्टम हो गया। रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट हमने आपको बता ही दिया, इनकी बुक थी SOZ में 1970 में आई थी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा ट्रेडिशनल नैरेटिव है ना,
वो हमारा रीडरली कहलाता है, जिसमें फिक्स मीनिंग होती है। और राइटरली क्या होता है, जिसमें मल्टीपल मीनिंग होती है, ओपन शेप्ड होता है, हर राइटर अपने अपने हिसाब से निकालेगा। तो मतलब ये क्या है, ये कह रहे हैं कि राइटरली में क्या होता है, अपने अपने हिसाब से निकालेगा, और रीडरली में फिक्स मीनिंग होती है। फिर डेथ ऑफ द आथर इनकी उसी नाम की बुक में ही आया है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपको किसी बुक को की मीनिंग निकालनी है तो आप उसको आथर के इंटेंट से नहीं बल्कि रीडर के हिसाब से मीनिंग निकालिए, ना कि आथर के इंटेंट से निकालिए। यही है डेथ ऑफ द आथर। एग्जाम्पल इसमें जैसे हैमलेट का इन्होंने दिया है। डेनोटेशन कैनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इनकी एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी में बताया कि जब किसी वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है ना, दैट इज डेनोटेशन, और जब हम उसकी रिलेटिव मीनिंग, सेकंड मीनिंग, कल्चरल मीनिंग निकालते हैं ना, तो दैट इज कैनोटिव मीनिंग। ठीक है, तो ये कहलाता है। उसके बाद इनका मिथ है, जो कि इनकी बुक मैथोलॉजी में आई थी 1957 में। ये बताते हैं कि जो हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट प्रैक्टिसेस हैं ना, कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, ये कुछ आइडियोलॉजिकल मीनिंग कैरी करती हैं, और वो बाद में क्या हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, हमारे लाइफ में इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि वो सोशली कंस्ट्रक्ट होके, कल्चरली कंस्ट्रक्ट होके हम अपनी आइडियोलॉजी को मीनिंग देता है। इनकी फेमस बुक्स की बात करें तो कैमरा लुसिडा है, 1980 में आई थी, आपको बता ही चुके हैं, जिसमें इनका जो टर्म है, पीछे हमने आपको बताया था ना, जो सांस इनका टर्म और वो आया था, ठीक है, सॉरी, फोटोग्राफी वाला टर्म जो इनका आया था। उसके बाद इनका द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमने आपको इनका बताया था, प्लेजर आपको बताया था, और जो सांस बताया था। उसके बाद इनका S/Z है, जिसमें हमने की कंट्रीब्यूशन आपको बताया था, रीडरली टेक्स्ट और राइडरली टेक्स्ट बताया था। उसके बाद द डेथ ऑफ द ऑथर में बताया था कैसे ऑथर को जो है हटा देना है हमें। एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी में हमने आपको डेनोटेशन और कैनोटेशन मीनिंग बताई थी। और उसके बाद इनकी माइथोलॉजी जो बुक है 1957 में आई थी, इसमें हमने आपको मिथ के बारे में बताया। ऊपर हमने इनकी बायोग्राफी पढ़ी कि इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 12 नवंबर 1915 को, डेथ इनकी 1980 फ्रांस में हुई थी। पेरिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी थी, प्रोफेसर थे कॉलेज डे फ्रांस में। और उसके बाद इनका स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सेमियोटिक्स, इन सब में काफी इनका योगदान है। ठीक है, तो यहां पे आकर के हमारे रोला बात समाप्त होते हैं। तो अभी हम अगले वीडियो में आपके लिए एक नए जो है थियरिस्ट को लेकर के, और लास्ट हमारे थियरिस्ट होंगे फ्रांस फैनन, तो उनको हम लेकर के आएंगे। फिर उनको जैसे हम समाप्त कर लेंगे, अगले यूनिट की तरफ हम बढ़ेंगे, उनको भी फटाफट करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसको वीडियो को बार बार आप 2-3 बार देख करके अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, और इसको रट जाइए, पूरा एग्जाम में आपके आएगा 100%। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने ही हैं, आपको ये ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए थियरिस्ट के साथ। Till then, take care of yourself. Good day, you all.